हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम सार्थक थपियाल है और मैं वैसे तो रहने वाला गढ़वाल उत्तराखंड का हूँ, लेकिन अभी मैं मयूर विहार दिल्ली में रहता हूँ। ये घटना जो मेरे साथ घटी है, ये मैं काफ़ी समय से किसी को बताना चाहता था, लेकिन बस यही डर था कि कोई यकीन करेगा भी या फिर नहीं। पर फिर आज सोचा कि बस बता ही देता हूँ, कोई माने या फिर ना माने, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरे साथ हुआ था। जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये है इसी साल जून महीने की, जब पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था। आप सभी को पता है कि हर तरह का काम बिल्कुल ठप पड़ चुका था और सभी लोग सिर्फ अपने घरों में ही रहते थे। मेरा भी शेड्यूल कुछ इसी तरीके का था। सुबह योग, दिन में महाभारत और शाम को दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना, वो भी घरों की छतों पे। हाँ, रात के समय अगर कभी कभी पुलिस वाले हट जाते तो थोड़ा बहुत घूमना हो जाता था। लेकिन कुल मिला के ज़िंदगी किस तरीके की थी, यह आपको सबको ही पता होगा। मैं आपको बता दूं, गढ़वाल में जहाँ मेरा घर है, वहाँ पर हमारे घर के पास में ही एक जंगल टाइप का एरिया है। मतलब पूरा बड़ा सा जंगल तो नहीं कह सकते, मगर हाँ, अच्छा खासा बड़ा एरिया, जिसे छोटा जंगल तो मान ही सकते हैं। वहाँ पर एक CISF का बेस भी है। तो हुआ यूँ, उन्हीं दिनों में एक रात मैं खाना खाने के बाद घर से थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकलने वाला था। मैंने देखा बाहर कोई भी नहीं था। आमतौर पर CISF के जवान या फिर पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहते थे, इसीलिए बाहर जाने से मैं डरता था। लेकिन उस रात वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने अपना मास्क लिया और घर से बाहर निकल गया। चलते चलते अब मैं लगभग उस जंगल वाले एरिया के जस्ट सामने की ओर खड़ा था और वहीं पर टहले जा रहा था। मैं आपको बताना भूल गया, मैं पहले से ही हॉरर स्टोरीज सुनने का शौकीन हूँ और मैंने ऐसे कई सारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। यही मेरी आदत थी। तो उस रात भी थोड़ी देर टहलने के बाद मैंने अपने कान में ईयरफोन्स लगाई और एक चैनल पे हॉरर स्टोरीज लगा के सुनने लगा। वहाँ मैं टहल ही रहा था कि अचानक से मुझे जंगल की तरफ से कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वो एक तरह की रोशनी थी। कैसी रोशनी, ये मुझे समझ नहीं आया। कुछ सफ़ेद टाइप की। वो देखने के बाद मैंने अपने कान में से ईयरफोन्स निकाल ली और जैसे ही मैंने अपने कान से ईयरफोन्स निकाली तो मुझे सुनाई दी कुत्तों के रोने की आवाज़। वो आवाज़ बिल्कुल जंगल के अंदर से ही आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे नज़दीक आ रही है। मैंने आपको बताया कि मैं उस जंगल के बाहर की तरफ घूम रहा था। उसका भी एक कारण था, क्योंकि उस जंगल वाले एरिया की जहाँ से स्टार्टिंग थी, वहीं पर चारों तरफ से फेंसिंग करी गई थी। वो जो लोहे के तार होते हैं ना, उन्हीं से। और मैं उन्हीं तारों वाले एरिया से बाहर की तरफ घूम रहा था जब मुझे इन कुत्तों के रोने की आवाज़ आई। पहले तो वैसे भी मैं हॉरर स्टोरी सुन ही रहा था, इसीलिए मुझे हल्का सा डर लगने लगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, वो सच में खून जमा देने वाला था। आप में से कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैंने सच में देखा कि उस जंगल के अंदर की तरफ से एक औरत धीरे धीरे चल के उस फेंस की तरफ आ रही थी। वो मेरे से थोड़ा आगे की तरफ लगातार बढ़े जा रही थी। मेरे अलावा शायद कोई भी होता तो उसी वक्त वहां से भागना ही सही समझता, चाहे वो आत्मा होती या फिर नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ मुझे कि मैं उसी जगह पर जम गया। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिए थे और मैं सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। उसके बाद जो मैंने देखा, वो तो बिल्कुल ही खौफनाक था। वो औरत जैसे ही उस तार की फेंसिंग के पास आई, यकीन मानिए उसने बस एक छलांग मारी और वो तकरीबन 7-8 फीट की ऊंची फेंस से दूसरी तरफ एक ही बार में कूद गई। ये नज़ारा मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा है। मुझे इतना पक्का यकीन हो गया था कि वो कोई जिंदा औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस टाइम तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा ही अपनी आंखों से आंसू बहाकर रोने लगा था।
मुझे मानो बस यही लग रहा था कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, कोई मुझे बचा नहीं सकता। मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। जो हॉरर स्टोरीज जिन्हें मैं मजे के लिए सुनता था, आज मैं वही सब महसूस कर रहा था। मेरे डर की उस टाइम पर कोई भी सीमा नहीं थी। जैसे ही वो औरत उस फेंस के इस तरफ आई, वो धीरे धीरे करके मेरे पास को आने लगी। बस मुझे यही याद आया कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और मेरे मुंह पर मास्क भी लगा हुआ था। मैं उसी के अंदर से धीरे धीरे अपने होठ हिलाने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसके बाद मैं देखता हूँ वो औरत तकरीबन मेरी कुछ दूरी पर आकर वहीं पर खड़ी हो गई और धीरे धीरे से कुछ बड़बड़ाने लगी। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक थी। मतलब शरीर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी 30-40 साल की औरत का हो, लेकिन चेहरा बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की तरह, जिसके सर पर ज्यादा बाल भी नहीं थे। उसके बड़बड़ाने की आवाज थोड़ी तेज हुई और मुझे समझ आया कि वो कह रही थी, अपने गले से ये जो धागा है इसे उतार के फेंक दे और ये होठ चलाना बंद कर। उसकी ऐसी कर्कश भरी आवाज में ये सुनकर मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन मैंने तब भी हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। हैरानी तो मुझे इस बात से थी कि इसे कैसे पता चला मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, जबकि मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। अगले ही पल वो और भी ज्यादा गुस्से में बोली, कमीने तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? बंद कर इसे। बस मुझे हनुमान जी का ही सहारा था और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। वो औरत थी या फिर वो जो भी कोई थी, वो जोर जोर से चिल्लाकर मुझे गालियां देने लगी और धीरे धीरे से उसके कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। बस यही देखकर मेरे दिल में एक जिंदा रहने की उम्मीद वापस से आ गई और बस अंदर से यही आवाज आई कि बस यही मौका है, भागो यहाँ से। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही सीधा उल्टी दिशा में बहुत तेजी से भागने लगा। भागते भागते मैं सीधा आगे जाकर सड़क पर ही रुका। सड़क पर जाने के बाद न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे एक बार पीछे देखना चाहिए, और मैं वहीं खड़ा होकर उस औरत की तरफ देखने लगा। यकीन मानिए वो औरत बिल्कुल स्थिर होकर उसी जगह पर खड़ी हुई थी और मैं महसूस कर पा रहा था कि उसकी आंखें मुझे ही घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जो कि मुझे और ज्यादा डरा रहा था। जैसे ही शायद उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ, उसने बस एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्माइल दी। वो स्माइल मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। बस इतना बहुत था कि मैं वहां से भाग जाऊं। मैं फौरन ही जितनी जान हो सके उतनी जान लगाकर अपने घर की ओर भागने लगा और सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। सच में मुझे आज भी याद है, बिस्तर पर लेटने के बावजूद भी मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। रात को सोने से पहले मैंने घर के मंदिर से हनुमान चालीसा उठाई और वहीं बैठकर पढ़ने लगा। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा को रात में सोते वक्त अपने तकिए के बराबर में रखा, ये सोचकर कि शायद इससे मेरी रक्षा हो। उसके बाद जाकर मैं कहीं सोया। अगला दिन आया और जब मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे हल्का बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि एक तो वैसे भी मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम पर कोरोना महामारी भी बहुत फैल रही थी। अगर मैं ये बातें किसी को भी बताता तो मुझे नहीं पता था कि वो इन सब बातों को किस वे में लेता, इसीलिए मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। दिन भर मैंने गर्म पानी, दूध और काढ़ा पिया। 3 दिन तक मानो मैं बिल्कुल सदमे में ही था कि एक तो मेरे साथ ये क्या हो गया है, और दूसरा डर ये भी था कि कहीं मुझे महामारी तो नहीं हो गई है। लेकिन भगवान की कृपा से 3-4 दिन बाद ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये घटना ना ही मैंने आज तक किसी को बताई और ना ही किसी को बताऊंगा। फिलहाल इस समय मैं दिल्ली में एक मेडिकल स्टोर पे जॉब कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कोई भी इस साल लगे उस लॉकडाउन को नहीं भूल पाएगा, लेकिन मेरे को ये लॉकडाउन की वो रात
ऐसी वजह से याद रहेगी जिस पर शायद ही कोई यकीन भी करे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये घटना भी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही बताई है, बट उन्होंने अपना नाम पब्लिक करने के लिए मना किया है। इसीलिए आइए जानते हैं उनकी घटना को उन्हीं के नजरिए से। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घटी हुई है और ये मेरी भी लाइफ के कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे लम्हों में से एक था। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साल 2017 की है। मेरा कॉलेज घर से काफ़ी दूर था, इसीलिए मैंने सिटी में ही कॉलेज के पास में एक रूम रेंट पर लिया था। उस रूम में ज़्यादातर तो मैं अकेला ही रहता था, बट कभी कभी मेरी मम्मी भी आ जाया करती थी। उस समय जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसका घर भी मेरे रूम से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। उसके घर के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। बड़ा सा मेरा मतलब सिर्फ बड़ा नहीं, मतलब यूजुअली जो पेड़ बड़े होते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा था। मुझे वो पेड़ हमेशा ही पता नहीं क्यों नेगेटिव वाइब्स देता था। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उसे सोशल मीडिया में ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। वो ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करती थी और रात के समय तकरीबन 1-2 बजे तक मेरे से बातें किया करती थी। रात में अक्सर जब उसे मेरे से बात करनी होती थी तो वो अक्सर उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती थी या फिर उसी के नीचे बैठकर बात करने लगती थी। शुरू में तो मुझे हल्का सा भी फर्क नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कुछ तो था जो कि अजीब था, मतलब कुछ तो बिगड़ने लगा था। मैंने पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया था कि रात के समय जब भी वो मुझसे कहती कि मैं उस पेड़ के पास जा रही हूँ, उसके बाद से उसकी वॉइस थोड़ी भारी सी हो जाती और उसके बात करने का लहजा भी बिल्कुल बदल सा जाता था। ऐसा लगता था कि मानो कोई और ही बात कर रहा हो। अब वो डेली ही रात में उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करती थी, चाहे मेरे से बात करनी हो या फिर ना करनी हो। और ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। घर वाले सब सो रहे होते थे, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पड़ोसियों ने उसे रात के समय उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लिया और उन लोगों ने अगले ही दिन ये सारी बातें उसकी मम्मी को बता दी। और उसकी मम्मी ने उसके पापा को, उन्होंने उसे समझाया कि ये सब ठीक नहीं है। और उनके समझाने के बाद मानो सब कुछ ठीक भी हो गया। बुरी बात तो ये थी कि उसे अगर कोई भी समझाता तो वो उस पर बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाती। मैं भी अक्सर उसे समझाने की कोशिश किया करता था, लेकिन एक दिन मेरे पर भी वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाई। मुझे मतलब उस दिन कुछ तो शक हुआ कि आखिर कुछ तो बात है जो कि हम सबको नहीं दिख रही है, पर समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर बात क्या है। एक दिन की बात है, रात में मेरी उससे बात हुई। बात करने के बाद कॉल कट करके हम दोनों ही सो गए। अगले ही दिन जब मेरी उससे फिर से बात हुई तो उसने मुझे बताया रात में किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश करी है और उसकी पीछे की तरफ भी किसी ने बहुत ही जोर से मारा है। पहले तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो मुझसे झूठ कह रही है, लेकिन उसके बाद उसने मुझे फोटोज भेजे जिन्हें देखकर मेरे भी होश उड़ गए। उसकी पीठ पर लाल निशान थे। साफ दिख रहा था कि उसे बहुत ही तेज लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि ये सब उसके साथ कब हुआ। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता रहा और उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तकरीबन काफी 2 या 3 दिन तक उसके घर वालों वहाँ पे नहीं उसकी दवाइयाँ करवाई, लेकिन उसके बाद ये सब घटनाएं दवाइयों के समय वहीं पर ऊपरी चक्कर ज्यादा लग रहा था। इसीलिए आसपास के लोगों की भी सलाह मानने पर उसके घर वालों ने
उसे किसी बाबा को दिखाया। बाबा के पास जब वो लोग गए, अब वो तो मुझे नहीं पता कि बाबा के वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन बस इतना पता है कि वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक जगह पर एक शादीशुदा औरत, जिसकी शादी कुछ टाइम पहले ही हुई थी और जो कि पेट से भी थी, वो मर गई थी। और जहाँ पर उसकी कब्र थी, उसी कब्र पर मेरी गर्लफ्रेंड ने अपना पाँव रख दिया था। और ये बात उस आत्मा को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी और उसी दिन से वो आत्मा उसके पीछे पड़ गई है। ये सब बताने के बाद उन बाबा ने कहा कि मैं आपके यहाँ पर एक हवन करूँगा, उनके घर पर एक हवन करूँगा। ऐसा ही हुआ भी। कुछ टाइम बाद ही उनके घर पर एक बड़ा सा हवन हुआ और उसके परिवार के सभी लोगों को एक ताबीज दिया गया। इस पूरे टाइम तक मेरी उससे कम ही बातें हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक सा होने लगा और मेरी उससे बातें एक बार फिर से ठीक से होने लगी। पिछले दिनों जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी, इस कारण हम दोनों मिल नहीं पाते थे, लेकिन रात में 1-2 बजे तक हमारी कॉल पे बातें हुआ करती थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ही ठीक रहा, कोई फर्क नहीं था, लेकिन उसके बाद से मैंने एक बार फिर से एक चेंज नोटिस करा। रात में जब हम कॉल पे बातें किया करते थे, तो अचानक से मानो वो बोलते बोलते ही बिल्कुल शांत हो जाती थी। पंद्रह 20 सेकंड तक ऐसे ही शांत होने के बाद वो अचानक से बोलने लगती, लेकिन जब वो फिर से बोलना स्टार्ट करती तो उसकी आवाज़ सच में बिल्कुल ही चेंज हो जाती थी। और जब भी ऐसा होता था, उसके बाद वो जोर जोर से सांसें लेने लगती थी। सच में उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि मेरे प्यार के साथ ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि जब ये सब होता था तो वो इस साया या फिर वो आत्मा उसके ऊपर वश कर लेती थी। कई बार तो ये भी हुआ कि मैं कॉल पे ही जब वो ऐसे तेज तेज सांसें लेती तो मैं जोर से चिल्ला देता, कौन है तू और क्यों इसके पीछे पड़ी है, चली जाना इससे दूर। ऐसा मैंने तकरीबन 2 बार किया था, लेकिन एक रात जब ऐसा ही हुआ और मैं एक बार फिर से उसके ऊपर चिल्ला दिया तो उसका जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब मैंने ऐसा किया तो उसने बिल्कुल ही उसके बाद आवाज मैं हेलो हेलो बोलना शुरू किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। सुन बे, तू हो जा इससे दूर, वरना तू भी मारा जाएगा। ये आवाज सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये आत्मा का चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई थी। उसने मुझसे बातें करना बहुत ही कम कर दिया था। मतलब वो पहले से ही इंट्रोवर्ट टाइप थी, लेकिन वो अब मेरे से भी बचने लगी थी। और कभी कभी जब हमारी बातें होती भी थी तो कॉल चलते चलते ही वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगती और कभी कभी अचानक से ही रोने लगती थी। बस मैं ही नहीं था जो कि इन सब बातों को नोटिस कर रहा था, उसके घर वालों को भी पता था कि उसके साथ ऐसा सब हो रहा है। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करे तो करे क्या, और उन्होंने एक बार फिर से एक मौलाना को बुलाया। मौलाना ने कैसे कैसे किया ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसने मेरी जीएफ के शरीर के अंदर ही उस औरत की आत्मा को बुलाया था। उसके बाद उस आत्मा ने बहुत ही जोर से चिल्लाकर कहा था कि इसने मेरे पेट के ऊपर लात रखी है, मुझे अब बच्चा चाहिए, वो भी इसी के पेट का। जब सब लोगों ने बातें सुनी तो सभी एकदम से हैरान हो गए। ये मतलब सोच के ही सब लोग एकदम से डर गए थे। ये एकदम से नामुमकिन था कि उसे उसके पेट का बच्चा दिया जाए। काफी टाइम तक उस मौलाना ने दिलासा दिलाया कि मैं इससे मुक्ति दिलवा दूंगा, लेकिन अंत में उन्होंने भी हार ही मान ली और उन्होंने आखिर में जाकर एक पंडित जी का एड्रेस बताया। घर वालों ने सोचा कि वो लोग उस पंडित के पास जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा अजीब खबर सुनने को आई। ये मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जो मौलाना उसका इलाज कर रहा था उसकी अचानक से ही मौत हो गई थी। इस घटना पर उसके घर वालों का क्या रिएक्शन था ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। उसके बाद उसके मम्मी पापा
उसे उन्हीं पंडित जी के पास लेके गए जिनका उस मौलाना ने एड्रेस दिया था। उन पंडित को उसके बारे में पहले से ही पता था, शायद उन मौलाना ने ही बता दिया होगा। उन्होंने बताया कि मैं भी अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर आपके घर पे आऊंगा। कुछ दिनों बाद वही पंडित अपने साथ 9 और पंडितों को लेकर उसके घर पे गए। उन पंडितों ने उसकी हालत देखी और उसके बाद उनमें से एक पंडित जो कि हाथ पढ़ने में माहिर थे, वो उसका हाथ पढ़ने लगे और उसके बाद जो उन्होंने बताया उसे सुनकर सभी की हालत खराब हो गई। उन्होंने बताया अगला साल पार होते होते यानी कि 2018 बीतते बीतते उसकी मौत हो जाएगी। फिर भी उन लोगों ने कहा कि एक हवन हम और करेंगे। और उसके बाद जो सच्चाई सब लोगों को पता चली वो बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ देने वाली थी। सच्चाई ये थी कि वो जो आत्मा थी वो झूठ कह रही थी कि उसके पेट में कोई बच्चा भी था। सच्चाई असल में ये थी कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके दादाजी की 2 शादियां हुई थी, तो उसमें से जो उनकी दूसरी पत्नी थी यानी कि उसकी दादी जी, वो पता नहीं किस वजह से, वो उनके घर का आंतरिक मामला है, वो उनसे जला करती थी और उसी जलन के कारण उन्होंने उसके ऊपर काला जादू करवाया था और वो आत्मा उन्होंने ही उसके ऊपर भेजी थी जो कि किसी भी कीमत पर उसका शरीर छोड़ के जा नहीं रही थी। हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लगभग हर दिन ही उसके घर में पूजा होती थी। आखिर घर वाले कैसे उम्मीद छोड़ दें। मैं भी उस समय उसके साथ था। हमेशा मेरी भी बस यही कोशिश रहती कि मैं उसे हमेशा हिम्मत देता रहूं। उसके साथ जो घटना हो रही थी, हमारा मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो एक दिन रात में कॉल पे उसने अचानक से ही बोला, कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे बस मिलना है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि मुझे कल नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना है। और उसने जो जगह बताई उसे सुनकर मैंने फौरन ही मना कर दिया। उसने कहा उस पीपल के पेड़ के पास जो पार्क है, तुम उससे मिलने के लिए वहाँ पे आ जाओ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा और मैंने मना कर दिया। लेकिन उसने फिर कहा कि चलो ठीक है। वहाँ नहीं तो उसके पास में ही एक घर था जिसका अभी काम चल ही रहा था और रात में वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उसने कहा कि ठीक है, उस घर के पास आ जाओ। मुझे सच में उसकी बातों पर कुछ अजीब सा डाउट हो रहा था और मैंने इसीलिए उससे कहा कि एक काम करते हैं, वहीं पास में ही जो मंदिर है उस मंदिर में मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और फिर से वो उसी भारी सी आवाज़ में तेज तेज उल्टा सीधा बोलने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे जाना ही होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वहीं पर आके कॉल करता हूँ। मुझे सच में लग रहा था कि उसके अंदर वो जो आत्मा थी वही ये सब करवा रही थी और इसीलिए मैंने थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन करके कहा कि मैं वहाँ पर आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। लेकिन असल में मैं अपने घर पर ही था। जब मैंने ये कहा तो उसकी आवाज़ एकदम से फौरन बदल गई और वो उसी भारी सी आवाज़ में मुझे गालियाँ देने लगी और लास्ट में उसने बिल्कुल भारी सी आवाज़ में कहा, आज तो तू बच गया। बस मुझे समझ में आ गया था कि वो जो भी है उसने उसके शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि मैसेजेस पर भी वो कभी कभी बिल्कुल बदल जाती और मुझे उल्टा सीधा टाइप करने लगती। वो पंडित कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर करा जाए तो आखिर क्या, उसे कैसे बचाया जाए। मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आता था उसकी हालत देखकर। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। बस ऐसा लगता था कि पता नहीं वो कैसे जी रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होती गई और आखिरकार एक दिन आया और वो मुझे और अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। वो आज भी मेरी यादों में है और हमेशा रहेगी। पर उसके साथ जो ये दुखद घटना हुई, इसे सोचकर हमेशा ही मैं बस रो पड़ता हूँ। ये घटना ही शायद ऐसी थी
कि शायद मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी मुझे किसी न किसी से तो ये बात शेयर करनी ही थी। इसीलिए मैंने ना तो अपना नाम बताया और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड का और ना ही उस शहर का जहां हम रहते थे। वो जहां कहीं भी हो, बस ठीक रहे।